गुड मॉर्निंग दर्शकों। इस बार गुड मॉर्निंग थोड़ा सा अलग अंदाज में। आप देख रहे हैं सजी फोन इन प्रोग्राम नमस्कार एमपी। मैं हूं आपके साथ प्रिया। तो सबसे पहले डिस्प्ले पे फोन नंबर इसलिए बता देते हैं कि 8 बजे से 9 बजे तक हम और आप लाइव रहेंगे। हमारे विषय से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ होंगे यानी आज के जो अतिथि होंगे आप उनसे सवाल रख पाएंगे। तो 0755 डिस्प्ले भी हो रहा है स्क्रीन पे, 2660049 ये लैंडलाइन नंबर। भोपाल से बाहर से अगर आप लगाएंगे कॉल तो कोड लगाना होगा 0755। इसके अलावा टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 180023300040। ये तो होगा हमारे फोन नंबर्स। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आज का दिन जो है किन मायनों में और ज्यादा खास होने वाला है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले तो कल यानी बीते हुए दिन की बात कर लेती हूँ। निर्वाचन आयोग ने आखिरकार विधानसभा के चुनाव की जो होने वाला है उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहले जिक्र इसी बात का। जी हाँ, 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं हम स्क्रीन पे भी आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 उसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में होने वाले हैं। 7 नवंबर 17 नवंबर को मतदान। 17 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। तो 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना यानी मेरे बर्थडे वाले दिन तेलंगाना में वोटिंग होने वाली है। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। 5 राज्यों में कुल 679 विधानसभा सीटें आपको बताना चाहेंगे। और जिस तरह से तारीख का जिक्र होता है उसी के साथ ही आचार संहिता भी प्रभावशील हो जाती है। यानी अब आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, जोर जोर से लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं, किसी को डिस्टर्ब बिल्कुल ना किए जाए। अब बात कर लेते हैं खेलो एमपी यूथ गेम्स की। जी हाँ, इसका हालांकि समापन हो चुका है लेकिन ये इसलिए जिक्र करना जरूरी है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मध्य प्रदेश के लिए। इंदौर जिले ने, ये तो स्वच्छता में भी नंबर 1 आता है, मुझे ऐसा लगता है इस शहर क्या कमाल कर जाता है। शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंदौर ने ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की। और भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में ये समापन समारोह हुआ था जिसमें आपको बताएं अपर मुख्य सचिव जो है गृह राजेश राजौरा जी, उन्होंने खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी और ये कहा था कि ये बहुत गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बनकर उभरा है जहां विकास खंड स्तर से लेकर जिला, संभाग और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। अब जिक्र कर लेते हैं अक्टूबर में जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है वो भी आपको बताते चलेंगे कि आज उसका हालांकि अंतिम दिन है जिसकी शुरुआत हो गई थी 4 अक्टूबर से। तो ये जो सप्ताह था ये 4 अक्टूबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक चला, यानी कि आज तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो अंतरिक्ष गतिविधियों में योगदान और प्रोत्साहन बढ़ाने के उद्देश्य से ये सप्ताह मनाया जा रहा है। और इस वर्ष के विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का विषय जो था वो था स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी यानी अंतरिक्ष और अस्थिरता। इस ओर ध्यान खींचता है कि अंतरिक्ष में स्थिरता कैसे संबंधित है। अब बात कर लेते हैं, कहते हैं कि जिसका मन खुश है वो हमेशा ही खुश रह सकता है। तो शायद अपने मन को ठीक रखने के लिए ही और मानसिक बीमारियों से दूर रहने के लिए ही, पॉजिटिव रहने के लिए ही हर साल विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है आज के दिन। तो हर साल विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर हुई थी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य है कि विश्व में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके समर्थन में प्रयास करना। 15 अक्टूबर बहुत ही आसपास है क्योंकि आज 10 तारीख तो हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया, यानी कि नवरात्रि आने वाली है। और नवरात्रि के साथ ही जिक्र हो जाता है गरबे का, क्योंकि 1 महीने से लगातार प्रैक्टिस चल रही है। और जैसे ही दुर्गा माँ आ जाएंगी तो देखिए, अगर मैं केवल भोपाल शहर की बात करूं तो जगह जगह पंडाल लग जाएंगे और जगह जगह आपको वो ग्राउंड भी दिखने लगेगा जहां गरबा और डांडिया खेला जाने वाला। यानी 15 अक्टूबर से 9 दिन शक्ति की आराधना वाले शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी। और गरबा और डांडिया खेलने की ये जो परंपरा है इसका भी हम आनंद उठा पाएंगे। कई वर्षों पुरानी ये परंपरा भारत के गुजरात और राजस्थान जैसे पारंपरिक स्थानों पर इसे खेला जाता था। डांडिया गरबा की मैं बात करी, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ गई और ये अन्य राज्यों में भी उतने ही धूमधाम से खेला जाता है। पितृपक्ष का जिक्र किया था मैंने अंतिम सप्ताह में, तो पितृपक्ष का भी हम ज़रूर इस हफ्ते भी जिक्र करेंगे क्योंकि ये लगातार 29 सितंबर से 15 दिन के होते हैं पितृपक्ष। तो श्राद्ध के दौरान कुल देवताओं, पितरों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है।
साल में 15 दिन की ये विशेष अवधि जो होती है वो श्राद्ध कर्म इसके अंतर्गत किए जाते हैं और पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हम जब तारीख का जिक्र कर ही रहे हैं, आज 10 तारीख है और कल है 11 तारीख, तो महिलाओं की साक्षरता, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य, सेहत, तमाम अधिकारों की भी अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल आयोजित किया जाता है। बच्चों खासतौर से बच्चियों की अगर मैं बात करूं, बेटियों की बात करूं, जो एक वाक्य बोला जाता है ना कि बेटी है तो कल है, तो वाकई अगर कल को बचाना है तो हमें बेटी को बचाना होगा, उसे पढ़ाना होगा, उसे आगे बढ़ाना होगा। पढ़ेगी बेटी तो आगे बढ़ेगी बेटी। चलिए अब विधिवत शुरुआत करते हैं, यानी आज की तिथि क्या कहती है। तो आज की तिथि बताते हैं आपको, स्क्रीन पर हम डिस्प्ले करेंगे आज की तिथि को। विक्रम संवत 2080, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी, 10 अक्टूबर 2023, दिन है मंगलवार। आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। दूरदर्शन परिवार उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है जिनके लिए आज का दिन खास है। तो चलिए अब इसी के साथ, जैसा कि मैं मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रही थी ना, तो बहुत सारे विचार, बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते हैं अब तो इंस्टा में या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें कि आपका पूरा दिन बन जाता है। हम भी आपको हर सुबह एक खूबसूरत विचार बताते हैं, तो आज का विचार क्या कहता है बताते हैं। विचार कुछ इस तरह है आज का कि अहंकार उसी में होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब कुछ मिल जाता है। जिसने अपनी मेहनत से पाया होगा ना, वो दूसरों की मेहनत की कद्र जरूर करेगा। तो दूसरों की कद्र करना सीखिए। मेहनत करने वाले कभी असफल नहीं होते, इस बात को भी हम दिमाग में बिठा लेते हैं, क्योंकि इसका बेहतरीन उदाहरण आज स्टूडियो में मिलेगा आपको। फिलहाल तो आज की तारीख का जिक्र हुआ है तो इतिहास बताएंगे। तो इतिहास में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, जिनकी अध्यक्षता में वाराणसी में पहले अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया 1911 में। 1970 की बात करेंगे, फिजी ने ग्रेट ब्रिटेन से आजादी हासिल की। 1978 रोहिणी खडिलकर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला बनी थी। 1991 भारत ने विश्व कैरम चैंपियनशिप में टीम ने इस खिताब को जीता था। 1992 हम आपको तस्वीरें भी साथ साथ बताते चले जा रहे हैं। कलकत्ता, जिसे हम कोलकाता कहते हैं आज के दौर में, को हावड़ा से जोड़ने के लिए हुगली नदी पर बने विद्यासागर सेतु को खोला गया। केबल से बने देश के सबसे बड़े सेतु के निर्माण में करीब 13 साल लगे थे। अब 2011 हमने एक बेहतरीन शख्सियत, गजल गायक को खो दिया था। जी हाँ, मैं जगजीत सिंह साहब की बात कर रही हूँ। अब मैं आपको एक और अभिनेत्री के बारे में बताना चाहूँगी, जिन्हें हम सभी जिस नाम से जानते हैं उस नाम का जिक्र बाद में किया जाएगा। पहले बता देती हूँ भानु रेखा गणेशन के बारे में, जिनका आज जन्म दिवस है। जी हाँ, मैं रेखा जी की बात कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने अपनी उम्र को रोक ही लिया हो। आज 10 तारीख रेखा जी का जन्मदिन है, तो कल 11 तारीख है अमिताभ बच्चन साहब हैं। अब इसी के साथ चलिए विषय बिना देर किए विषय और विशेषज्ञ के बारे में बताएंगे, लेकिन एक बार फोन लाइन के बारे में जल्दी बता देती हूँ। 8 बजे से 9 बजे तक खुली हुई है। फोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है 0755 266 0049 1800 233 0040। ये टोल फ्री नंबर है। अब चूंकि महिला सुरक्षा की बात कर रही थी मैं, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा आज भी हाशिए पर है। जी हाँ, तो इस का ध्यान रखना होगा प्रशासन को और चाक चौबंद होना होगा। ये 9969777888 पर मैसेज कर सकते हैं, यानी ऑटो या टैक्सी पर अगर बैठे तो कोई भी महिला अगर अकेले सफ़र कर रही हो टैक्सी या ऑटो में, तो ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, जो अभी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, मैं भी नोट कर रही थी ना। तो आप तुरंत फ़ोन घुमाइएगा और जल्दी ही आपके पास व्यवस्थाएं पहुंच जाएंगी। अब आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कुछ यही विषय है हमारे आज के विशेष अतिथि का, और फिर हम बात करेंगे पहाड़ों के सफ़र के बारे में। जी हाँ, मैं परिचय करवाना चाहूंगी आशीष सिंह जी का। सबसे पहले जो नेशनल इंटरनेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, और अगर मैं ये कहूं कि नमस्कार भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है,
इसका राज बाद में खोलूंगी और उनसे ज़रूर मैं जानूंगी कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ था, क्योंकि हम इनको जब मैं चेहरा आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे अरे ये तो बादलपुर के आशीष हैं। स्वागत करते हैं मिस्टर आशीष कुमार सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। इन्हीं के साथ अब मैं स्वागत करना चाहूंगी अतिथि हमारे जो स्टूडियो में मौजूद है अगले, वरुण वडेरिया जी। इनको अल्ट्रा ग्रेट माउंटेनियर, अखबारों में आपने इनके बारे में भी पढ़ा होगा, और ये मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर भी हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग से मान्यता प्राप्त संस्था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तरकाशी से माउंटेनियरिंग का इन्होंने कोर्स किया, और फिर जब ये सफ़र शुरू हुआ तो कई चढ़ाइयाँ चढ़ गए, सफलता की कई ऊंचाइयों पर पहुंच गए ये दोनों अतिथि। बहुत बहुत स्वागत है वरुण जी आपका भी। आशीष जी आपसे शुरू करते हैं, एक छोटा सा डेमो दे दीजिए हमारे नमस्कार एमपी में और नमस्कार एमपी के हमारे दर्शकों के लिए। मध्य प्रदेश के दूरदर्शन सेवा में आपका स्वागत है। बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा। अच्छा, दर्शकों को मैं ये भी बता देती हूँ कि जब हम इनकी तस्वीरें चलाएंगे तो एक तस्वीर थोड़ी सी नीले से रंग के मेकअप की हुई वाली मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल ये जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है उनसे चर्चा करने से पहले कि अवतार मूवी सभी की फेवरेट है। ख़ास तौर से हम छोटे बच्चों की अगर बात करें तो जब भी आज भी अगर टेलीविज़न में मूवी आ रही होती है तो इतने गौर से देखते हैं जैसे कि पहली बार देख रहे हो। तो वो जो खूबसूरत सा चेहरा आप जैक का, जो जिसने लीड रोल प्ले किया था आशीष जी, मैं गलत नहीं हूँ तो उसका जो मेकअप वाला आप चेहरा देखेंगे वो हमारे दरअसल आशीष जी का है। और 4 भाषाओं में आप पारंगत हैं जी। 9 तरह की, ये क्या है पहेली? सबसे पहले तो इसी को सुलझा दीजिए आप। मैं हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और भोजपुरी भाषा बोलने में सक्षम हूँ, और साथ ही इंडिया के ऑलमोस्ट एक्सेंट्स, लगभग 9-10 एक्सेंट्स में कवर कर लेता हूँ। मतलब हम लोग या तो हिंदी, इंग्लिश, इन लैंग्वेजेस के साथ इन एक्सेंट्स पर जब हम कैरेक्टर प्ले करते हैं, खासकर इनका इस्तेमाल एनिमेशन में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे किसी भी एक कैरेक्टर को आवाज़ देनी है और उसे कुछ अलग अंदाज देना है तो हम वहाँ पर एक्सेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसे एक बंगाली बना दिया हमने, या उसे भोजपुरी बना दिया, या उसे हमने साउथ इंडियन बना दिया। तो इससे एक कैरेक्टराइजेशन में काफ़ी मदद मिलती है जी। क्या मैं इसी तस्वीर की बात कर रही थी ना आशीष जी? बिल्कुल आशीष जी आप हैं? हाँ जी, ये मैं। मतलब जब इसको जब ये मूवी रिलीज हुई थी और चश्मा लगाकर, यानी 3D मूवी थी, और हम जब हॉल में बैठे थे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम आशीष जी से चर्चा कर रहे होंगे, उन्हीं आशीष जी से जिनकी तस्वीर अभी हम जैक के रूप में देख रहे थे स्क्रीन पर। हम बहुत सारी और तस्वीरें आशीष जी की बताते चले जा रहे हैं। आशीष जी, एक सवाल और कर लेती हूँ आपसे, फिर मैं पहाड़ों की तरफ रुख करना चाहूंगी। बादलपुर का आशीष, ये ब्रांड है आपका जी। शमी नारंग जी से आप प्रेरित हैं जी। कैसे ये सफर शुरू हुआ था? और सतपुड़ा के घने जंगलों में से निकलकर बादलपुर का एक नौजवान शमी नारंग जी की आवाज से ऐसा प्रभावित होता है कि उसकी खुद की आवाज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लग गई। डेफिनेटली ये सफ़र तो काफ़ी साल पहले शुरू हुआ था। तकरीबन अगर मैं वॉइसिंग की बात करूँ तो 2007-2008 से मुझे थोड़ा वॉइसिंग में इंटरेस्ट आने लगा। बचपन से ही आवाज़ में कुछ अलग महसूस कर पाता था, मैं अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कर लेता था जब मैं 10 साल का था तब से, लेकिन पता नहीं था कि इसका इस्तेमाल क्या होना है। जब बड़े हुए तो कहीं पर दूर से सुना कि कोई किसी की मिमिक्री कर रहा है, तो शुरुआत एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट मैंने किया था सनी देओल जी की वॉइस के साथ। लगभग 5-7 सालों के बाद समझ आया कि मिमिक्री से कुछ बहुत प्रोफेशनल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मिमिक्री के साथ इसका एकदम फुल कमर्शियल यूज़ क्या है आवाज़ का। तो फिर वॉइस ओवर के बारे में पता चला, डबिंग के बारे में पता चला। तो इस दौरान जो है मैंने वॉइस ओवर सीखा एंड खुद से सीखा। एक 7 दिन का वर्कशॉप भी किया मैंने मुंबई में, और अलग अलग आवाज़ों पे मैंने काम किया। शमी नारंग जी के साथ साथ और भी बहुत सारे आर्टिस्ट से मैं प्रभावित हूँ। साथ ही खुद का एक स्टाइल मैंने डेवलप किया। तो मेरे पास खुद की 25 से ज़्यादा आवाज़ें, अलग अलग एक्सेंट्स, अलग अलग एज ग्रुप्स, और अलग अलग फिक्शन कैरेक्टर्स की आवाज़ें, ये सब कुछ कर लेता हूँ अभी। ओह,
अगला सवाल रखने से पहले मैं इस तरफ आ जाती हूँ वरुण जी के पास। वरुण जी, बहुत इंटरेस्टिंग होता है पहाड़ों पर चढ़ना। हम लोग जब रोहतांग, मुझे एक बहुत सुंदर अनुभव याद आ रहा है कि जब रोहतांग की पहाड़ियों को हम चढ़ रहे थे, हम तो गाड़ियों से चढ़ रहे थे, खैर वो तो भूल ही जाते हैं उसको चढ़ना, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे, नीचे का दृश्य जब देखते थे कि बहुत रोमांचक वो सफर हो जाता था, जब भी हम उस दृश्य को आज भी याद करते हैं। आपके लिए तो ये रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ों पर चढ़ना। कैसे इस सफर को आपने शुरुआत कैसे की थी और कैसा अनुभव रहा पहला? शुरुआत तो हर किसी की तरह पहाड़ सबको पसंद आते हैं। जैसे आपने रोहतांग का जिक्र किया कि जब आप नीचे देखते हैं पहाड़ पर चढ़ना एक अलग अनुभव है। ये सफ़र मेरा माउंटेनियर का शुरू हुआ 2016 से। 2016 में पिंडारी ग्लेशियर में हम लोग 4 रात रुके थे। एक डॉक्यूमेंट्री शूट था वो। हाँ। और रात के 3 बजे लगभग पूरा टेंट उड़ गया। इतनी तेज हवाएं थी, 70 या 80 से ऊपर थी। ऑल ऑफ सडन हम लोग बस एक खुले आसमान के नीचे और -15-17 समथिंग में बीच में खड़े हुए थे। मदद मिली, एक हमें नया टेंट मिला। हाँ। वो मोमेंट था जब या तो मैं माउंटेनियरिंग सोचा था उसी मोमेंट में। हाँ। नॉर्मली उस टाइम मेरे को ये भी लगा कि अब कभी पहाड़ में नहीं आऊँगा। अच्छा। मगर सुबह हुई, एक बहुत सुंदर दृश्य देखा, फिर मन में आया कि नहीं, इसको हम स्किल सेट की कमी जो है उसको पूरा करते हुए अब आगे सफ़र करना है। फिर वहाँ से सफ़र जो किया 2021 में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तर काशी इंडिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट में है। वहाँ से मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद पहाड़ चढ़ने का एक नज़रिया बदलता गया, क्योंकि वो चीज़ें जो आपको सिर्फ सुंदर दिख रही थी, अभी आपको उनके खतरे भी पता है। बिल्कुल सही। मतलब पहाड़ अगर हमें अपनी तरफ खींचते हैं तो चुनौतियां भी बहुत सारी बहुत होती सारी चुनौतियां हैं। आपने स्किल्ड की बात की थी, किस तरह की दक्षता की ज़्यादा ज़रूरत होती है? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरी सांस चढ़ जाती है, मतलब मैं सांस नहीं ले पाती जब ऊंचाइयों पर जाती हूँ, तो क्या ऐसे लोग जिनको सांस की यानी श्वास लेने की समस्या होती, क्या वो माउंटेनियर नहीं बन सकते? उनके लिए माउंटेनियर बनना थोड़ा सा और कठिन होगा, क्योंकि आप जब जैसे जैसे एल्टीट्यूड गेन करते हैं वहाँ पर एयर प्रेशर कम होता जाता है। आपको सांस लेने में नॉर्मली भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बट आप अगर कहें कि आपको सांस का कुछ प्रॉब्लम पहले से है, तो ये नहीं करने जैसा ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे खतरे आपको वहाँ पर मिलेंगे। सही बात आप है। एक नया खतरा आप खुद से लेके नहीं जाना चाहेंगे। ये बात भी सही। आशीष जी, अगला सवाल रखने से पहले हमारे साथ ना बहुत सारे अतिथि फोन लाइन पर भी जुड़ने वाले हैं, तो जो स्टूडियो आने में असमर्थ होते हैं हम उनसे कुछ विषयों पर चर्चा फोन लाइन पर जोड़कर करते हैं। तो हमारे साथ प्रदेश की जानी मानी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रीना राजपूत इस वक्त फोन लाइन पर है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार, धन्यवाद स्वागत करने के लिए। थैंक यू मैम। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं अपने मन को खुश कैसे रखूं, क्योंकि हर साल हम मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, विचार भी सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन जब जीने की बात आती है तो थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है और बहुत ही सार्थक है। और इस साल की जब अगर हम थीम के बारे में भी बात करें तो वो भी यही कहती है कि ये हमारी राइट है, ये हमारा अधिकार है कि हम को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो सब, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग सब बहुत अलर्ट रहते हैं, पर आपने ये जो चीज पूछी कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि अपने मन की बात कहना सीखे, और वो बहुत जरूरी है। हम मन में दबाते चले जाते हैं और अपेक्षाएं करते चले जाते हैं। अगर हम अपेक्षाओं को कम करें और अपनी बात कहते चले तो स्वाभाविक है कि हम मन को खुश रख पाएंगे, क्योंकि अपेक्षाएं हमेशा हमें दुखी कर देती हैं। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि अपनी बात को कहना सीखे, बी वोकल अबाउट इट। अपनी बात जब कहेंगे तो मन हल्का हो जाएगा और मन में कोई द्वेष नहीं रहेगा, और मानसिक रूप से हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है इसका बेहतरीन उदाहरण मैम कोरोना काल में देखने को मिला था। जो मन से मजबूत था वो बीमारियों से लड़ पाया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा।
जी मैम, अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सवाल को रखती हूँ, जो जैसे जैसे अब कंपटीशन का दौर चल रहा है, बच्चे जल्दी परेशान हो जाते हैं पढ़ाई में, ज़रा भी अगर मार्क्स कम आ गए पिछली क्लास से तो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, शायद पीयर प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ काम करती है। जी, मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपने आप में धैर्य धीरे धीरे पैदा करें और माता पिता बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि जब माता पिता और टीचर्स का सपोर्ट रहता है तो बच्चा अपने आप को मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग महसूस करता है, तो जी, बिल्कुल। वो बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजों का अगर कभी एक बार नंबर कम आते हैं तो ये जीवन का अंत नहीं है, बहुत सारे मौके मिलते हैं जिस पर हम अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ सकते हैं। और मैम। एक ही चीजों को लेकर निराश नहीं होना है, पर सतत ये सोचना है सकारात्मक रूप से कि कहीं हमारी तैयारी में शायद कमी कमी रह तो गई नहीं है, है। बिल्कुल जिसको मैम। अब हम फिर से विश्लेषण करके आगे हम बढ़ सकते हैं। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। या यस मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जल्दी ही स्टूडियो में मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी। कितनी खूबसूरत बात कही आशीष जी। इस सवाल के साथ आपके पास आती हूँ। मैम ने जो मन को स्वस्थ रखने की बात कही, तो मैंने भी गांठ बांध ली है कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। इसका मतलब आपके लिए कुछ और बेहतर लिखा हुआ है। बिल्कुल। सफलता के पीछे ना कहीं असफलता भी छुपी होती है। आपने भी ये स्वाद चखा ही होगा, क्योंकि Definitely. एकदम से तो आशीष कुमार सिंह नहीं बन गए होंगे। डेफिनेटली। देखिए क्या होता है ना, कई बार आप जो सोचते हैं वैसा सब कुछ नहीं होता है और आपको टेम्पररी ऐसा लगता है कि मेरे साथ बुरा हुआ और मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। हाँ। क्योंकि कई बार आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, मन के अच्छे हैं, आप कर्म से अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है। सही। तो वो जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है, आपको एक ऐसी जगह पर पहुंचाने के लिए जहां पर कुछ ना कुछ बेहतर आपके लिए लिखा हुआ है। तो करते चलिए, और सुख और दुख, बुरा समय अच्छा समय आता जाता रहता है, कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं है। तो हमेशा हमें एक ही जैसा स्थिर रहना चाहिए, शाश्वत रहना चाहिए। बिल्कुल, जब मैं आपका इंस्टा पेज या मैं आपका एफबी पेज देख रही थी तो बहुत सारे मोटिवेशनल कोट आपने अपनी आवाज़ में, बहुत सारी बातें आपने अपने दर्शकों के लिए, अपने फ़ैन के लिए कही हैं। तो मैं यहाँ से अनुरोध करती हूँ आपसे, कुछ छोटी सी बातें आप अपने अंदाज में हमारे दर्शकों के लिए भी कह दीजिए। मुझे इस पर अमिताभ बच्चन जी की वो लाइन याद आ गई कि तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद को समय को भी तलाश है, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ना। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसे कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं ये सोच रही हूँ कि आशीष जी की ओरिजिनल आवाज़ कौन सी है और बनाई हुई आवाज़ कौन सी, यानी वॉइस ओवर आर्टिस्ट मॉड्यूलेट करता है अपनी आवाज़ को। जी। तो आशीष जी की असली आवाज़ कौन सी है? क्या मैं इतनी देर से सुन रही थी वो असली थी, या अब आपके रूटीन में आ गया है मॉड्यूलेट करके बात करना? एग्जैक्टली देखिए क्या है कि डिपेंड करता है, कोई भी आवाज़ बनावटी नहीं है। हर आवाज़ का इस्तेमाल अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग, अभी जैसे आपने देखा होगा तो इसमें थोड़ी सी एक अमिताभ बच्चन जी वाली एक आपने फील आपको आया होगा। तो जहाँ पर जिस भी आवाज़ की जिस भी मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम कर लेते हैं। अभी ये जो आवाज़ है ये मेरी न्यूट्रल वॉइस है ना? हाँ, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब इस आवाज़ में भी अगर मैं घर पे बात करूँ, पिच थोड़ी सी हाई हो जाएगी, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अब मम्मी से बात करते हैं, घर वालों से बात करते हैं, तो वहाँ पर अंदाज थोड़ा बदल जाता है। मतलब ऐसा तो नहीं है, मैं सवाल रखूं इससे पहले मुझे कमांड आ चुकी है कि एक कॉलर जुड़ चुके हैं और वो वरुण जी आपसे सवाल रखना चाह रहे हैं। आकाश जी उनका नाम है, ग्वालियर शहर से वो है। स्वागत करती हूँ आकाश जी आपका। और आकाश जी संक्षिप्त में अपना सवाल रख लीजिएगा। जी बिल्कुल। वरुण जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप इतनी ऊंचाई पर वहाँ पहुँचे थे तो पहली फीलिंग आपके मन में क्या आई थी जब आप अपने भारत देश का झंडा वहाँ पर लेके गए थे और उसको आपने गर्व से वहाँ पर लहराया था? थैंक यू आकाश जी, बहुत सुंदर सवाल। जब आपने फ्लैग वहाँ पहला चढ़ाई। थैंक यू आकाश जी, क्योंकि इस पूरे सफ़र का जो गूज़बम मोमेंट था, एज अ सिविलियन हम लोगों को बहुत बार ये मौका नहीं मिलता कि हम दूसरे देश में अपना झंडा उठा पाए। तो ये मोमेंट मैं अभी भी फील कर सकता हूँ जब पूरी रात आप चढ़ाई करके थकने के बाद और कुछ जो भी बीच में आपके हर्डल पार करने के बाद आप
समिट पर पहुंचते हैं। हाँ। वहाँ से एक खुला आसमान, मेरा किस्मत था कि उस दिन खुला आसमान था, सारी चीज़ें नीचे दिख रही हैं और आप झंडे को ऊपर उठाए हुए हैं। वो एक उस पूरे सफ़र का क्लोज़र मोमेंट था। हम तस्वीरें बता रहे हैं जी। दर्शकों को। तो वो मोमेंट के लिए शायद मैं फिर से एक बार और बहुत जल्दी प्रयास करूंगा कि मैं एक बार और किसी और देश, किसी और सबसे ऊंची चोटी पर, मेरा 7 समिट का एक सपना है, हर माउंटेनियर का होता है। हाँ। ये पर्टिकुलर समिट रशिया में है और यूरोप की हाईएस्ट चोटी है। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मैं अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जहाँ भी मौका मिले मैं उसकी हाईएस्ट चोटी पर जाना चाहता हूँ और वहीं अपना झंडा उठाना चाहता हूँ। क्या यही कारण है किस लिए आप पर्यटन बोर्ड के साथ जुड़ गए? नहीं, ये कारण नहीं है, मगर ये अच्छा है। शासन जहाँ भेजेगा वहाँ हमारा जाना कर्तव्य है। हाँ। और किस्मत कि मेरा शौक़ और मेरा अभी जो प्रोफाइल है वो मैच करता है और मैं पर्यटन बोर्ड का झंडा भी उस चोटी पर भारत के झंडे के साथ लहराया। हाँ। इस उम्मीद और इस आशा के साथ कि एमपी बड़ा अच्छा नाम अब कर रहा है टूरिज्म में और अच्छा करे। बिल्कुल, यूरोप की चोटी पे जब आपने फ्लैग लहराया था, आपके साथ ऐसा अभी तक मेरे जो मेघा परमार, बहुत सारे भावना डहरिया, बहुत सारे माउंटेनियर के साथ जब मेरी चर्चा हुई तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात वो कहते थे कि चलना तो शुरू बहुत सारे लोग करते हैं जी, लेकिन अंत तक वही पहुंच पाता है जो सुदृढ़ होता है, जो शायद थोड़ा कठोर होता है अपने प्रति भी। शायद किसी भी जब आप प्रोफेशनल स्ट्रीम में आगे जाना चाहेंगे तो एक डिसिप्लिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जब है जब आप उसे फॉलो ना करें, क्योंकि आपके पास समय 24 घंटे ही है। अगर आप किसी चीज़ को 2, 3, 4 घंटे अलग से देना चाहते हैं, फिर हम मध्य प्रदेश में रहते हैं जहाँ पर पहाड़ नहीं है। हमारे यहाँ पहाड़ियाँ हैं। अगर मैं माउंटेनियरिंग लैंग्वेज में बात करूँ, जिन्हें हम पहाड़ कॉल करते हैं, वो अपने नॉर्थ रीजन में है। यहाँ से जाना, उसके लिए तैयार होना, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कहाँ पर क्या कोर्स हो रहा है, अभी ये जानकारी बहुत आसानी से मिल जाएगी। पहले थोड़ा सा कठिन था कि आपके समय में जब आपने तय किया था। उतना कठिन नहीं था, मेरे से पहले वालों ने ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मैं एक दर्शकों को ज़रूर बोलना चाहूँगा, 20 और 30 साल के बच्चे, इनफैक्ट 16 से 30 तक के बच्चे, मैं थोड़ा सा लेट किया शुरुआत, जरूर इस तरह के कोर्स को ज्वाइन करें। ये कोर्स आपको हिम्मत देता है कि कठिन परिस्थितियों में कैसे लड़ना है, हार नहीं मानना है। तो ये बच्चों के लिए आगे के लिए लेसन भी है और एक अच्छा फिटनेस के लिए मंत्र है। हाँ बिल्कुल। आशीष जी, आपसे चर्चा करूं उससे पहले एक और कॉलर जुड़ गए। ये इत्तेफाक है कि जब जब आपके पास सवाल लेकर आती हूँ कॉलर जुड़ जाते हैं हमारे साथ। तो कॉलर तो नहीं, हमारे अतिथि जरूर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शादाब सर हमारे साथ इस वक्त है, हॉकी कोच हैं। उनको पहले बधाई दे देती हूँ, उनकी टीम ने सिल्वर जीता है और इस सफर के बारे में भी उनसे चर्चा करती हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शादाब खान साहब जी, सुप्रभात, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम। क्या कहेंगे, कैसी फीलिंग आ रही है एज अ कोच? आपकी टीम ने सिल्वर जीता। जी मैम, कैसी, आप उस सफर के बारे में बता सकते हैं, उस जीत के बारे में, उस जश्न के बारे में, उन बच्चियों के बारे में? मैडम जश्न बहुत अच्छा रहा क्योंकि पहली बार हमारी टीम भोपाल से बाहर गई, ग्वालियर। जो खेलो एमपी यूथ गेम्स हुआ था उसमें, और भोपाल से राज्य स्तरीय टूर्नामेंट को जीत कर गई। उसमें उन्होंने रायसेन मंडीदीप की टीम को हराया जी। उसके बाद वो लोग ग्वालियर गए, ग्वालियर में भी उन्होंने 3 टीमों को हराकर फाइनल खेला और अपनी ऐसे बड़ी टीमों को खेला। उनसे बहुत अच्छे मैचेस खेले। उनको कंपटीशन जो था बहुत टाइट था, लेकिन उन्होंने बहुत एफर्ट लगा के खेला और फाइनल में सिल्वर मेडल रहा उनके पास। देखा, इसी ताकत को बयां करने के लिए, महसूस करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, और इस साल जो बालिका दिवस मनाया गया था, वुमेन्स डे जिसे कहा जाता है, उसमें भी हमारी टीम को मैचेस खिलाया गया, जिसमें जिले की 4 टीमें आई थी, उसमें भी ये बच्चियां फाइनल खेली थी। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और इस बार का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस उनको ही समर्पित कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए शादाब सर। आशीष जी, भोपाल में हैं अब तो आप, लेकिन रहने वाले बादलपुर के हैं, तो भोपाल का आशीष क्यों नहीं, बादलपुर का आशीष क्यों? देखिए, भोपाल ऑलरेडी फेमस है। अच्छा। और मैं अपने नाम को लेकर काफ़ी कंफ्यूज था कि मैं अपने ब्रांड का नाम क्या रखूं, क्योंकि
एक बहुत कैची नाम होना बहुत ज़रूरी है, एक यूनिक नाम होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बादलपुर का आशीष, इवन आपने भी एक बार अगर सुन लिया हाँ। तो मुझे लगता है कि दोबारा आप मतलब नहीं मेरे भूलूंगी, हाँ, हाँ। दोबारा आप भूलेंगे भी नहीं, और सिर्फ मेरा ही है वो, क्योंकि ये मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी है। ठीक। तो बादलपुर जो गांव है, छोटा सा सुंदर सा गांव है, ये कोई ज़्यादा फेमस नहीं था किसी भी विषय में। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इन फ्यूचर मेहनत करता हूँ, फेमस होता हूँ, तो मेरे साथ साथ मेरा गांव भी फेमस होगा, ये नाम भी फेमस होगा। बात है। तो बस यही एक इंस्पिरेशन था इसके पीछे कि मैंने अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम भी जोड़ दिया और बादलपुर का आशीष को एक ब्रांड के तौर पर रजिस्टर किया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आप कृषक परिवार से संबंध रखते हैं। अगर गांव शब्द जुड़ जाता है तो ये बिल्कुल ये अंडरस्टूड हो जाता है कि आप कृषक परिवार से ही होंगे। इसके साथ मैं अगले सवाल को जोड़ूं उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनका सवाल ले लेते हैं। श्रद्धा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। श्रद्धा गुप्ता, और शायद वरुण जी आपके लिए ही सवाल है इस बार। जी बहुत बहुत स्वागत है श्रद्धा। नमस्कार प्रिया। मेरा सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर महिलाएं इस लक्ष्य को पाना चाहें, जैसे आपने इतनी सारी सफलताएं हासिल की हैं पहाड़ियों की पर चढ़ने से संबंधित, तो अगर महिलाएं ये लक्ष्य बनाती हैं और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित बहुत सारे उनके दायरे होते हैं, तो उनके लिए कहाँ तक ये मतलब सुरक्षित है? बिल्कुल मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं श्रद्धा आपको ये बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश की ही भावना डहरिया, मैंने अभी जिक्र भी किया था, मेघा परमार महिलाएं करती पर्वतारोही होती हैं, तो उनका ये कहना है अगर महिलाएं चढ़ना चाहे इस चढ़ाई को तो कैसे उनकी तैयारी होनी चाहिए, कैसे वो इनिशिएटिव ले सकती है? माउंटेनियरिंग फील्ड में आप जेंडर इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। थोड़ा बहुत रेशो हो सकता है पुरुषों का ज़्यादा हो, मगर महिलाएं कदम से कदम नहीं, महिलाएं लीड कर रही हैं इस फील्ड में। और एमपी के जो दो नाम आपने बताए, ये दोनों तो नाम बिल्कुल फेमस हैं ही। जब हम लोग कोर्स में भी होते हैं तो लगभग 110 कुछ कैंडिडेट में से एग्जैक्टली 50-55 महिलाएं थी। और सबसे आज के दिन बताने वाली जो बात है, जो सबसे सीनियर लेडी थी वो 55 इयर्स की थी। और उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया और वो बहुत एक्टिव है माउंटेनियरिंग में भी, साइकिलिंग में भी। थोड़ा सालों पीछे ले जाते हैं हमारे दर्शकों को, बछेंद्री पाल, उनका जिक्र क्यों ना किया जाए? बिल्कुल उन्होंने सारी प्रोमिनेंट पीक अपने दम से फतेह की और आने वाली कई जनरेशनों के लिए उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि महिलाएं एक इस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं, दुनिया में एकदम बराबर हैं या आगे हैं। बिल्कुल सही बात है। पृष्ठभूमि का मैं जिक्र कर रही थी, तो ये ज़रूरी था कि कृषक का बेटा कृषक, आप तो खैर वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन वॉइस ओवर आर्टिस्ट ये भी मैंने बताया था दर्शकों को कि शमी नारंग जी से प्रभावित आप थे। आवाज़ें तो बहुत सारी थी, फिर शमी नारंग जी ही क्यों? और अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि इसका जवाब आप थोड़ा सा अलग अंदाज में दे दीजिए, यानी वॉइस ओवर की तरह। निश्चित ही। देखिए, शमी नारंग जी से मैं सिर्फ मेट्रो वाली वॉइस में प्रभावित हुआ। मैं अलग अलग आवाज़ों के लिए अलग अलग जो हमारे कलाकार हैं उनसे प्रभावित हूँ। तो मैं अतुल कपूर जी से भी प्रभावित हूँ, मैं ब्रिजभूषण जी से भी प्रभावित हूँ, तो अमीन सयानी जी से भी प्रभावित हूँ। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अमीन सयानी जी से मैं फेस टू फेस मिल चुका हूँ आज से लगभग 4 साल पहले। क्या बात है जी। बिना का गीत माला, देखिए वो भी एक ब्रांड है, बादलपुर का आशीष भी एक ब्रांड है। डेफिनेटली। तो आपका सवाल जो था कि कृषक का बेटा कृषक ही क्यों नहीं, तो कृषक के साथ साथ हमारी दुकान भी है, किराने की दुकान, खाद बीज की दुकान, वो भी काफ़ी फेमस है हमारे क्षेत्र में। तो एक ऑप्शन वो भी था कि घर पे दुकान में हाथ बताया जाए, मदद की जाए। लेकिन मैंने जॉब भी किया, MBA किया था मैंने, 2014 में कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि जॉब किया जाए, लेकिन जॉब करने के दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, क्योंकि अंदर से एक फीलिंग आती है आपको कि आप इस चीज़ के लिए बने हैं या नहीं। मैं बहुत मुश्किल से वो 8-9 घंटे काट पाता था। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, तो अपने आप को मैंने 6 महीने दिए, खुद अकेला रहा और एक्सप्लोर किया कि मैं किस लिए बना हूँ। तो महसूस हुआ कि मेरे पास आवाज़ है और ये सबसे अलग हो सकता है। उस पर और ज़्यादा मेहनत की और फिर वॉइस ओवर में शुरुआत कर दी मैंने 2016 से एज अ फुल टाइम।
मतलब 2016 से जो सफ़र शुरू हुआ, 2023 चल रहा है और अब आप खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। ये सफ़र रुकेगा नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आगे कई उपलब्धियां आपका इंतज़ार कर रही है। फिलहाल तो मैं एक छोटा सा अल्पविराम फिर से लगाऊंगी। फोन लाइन पर हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं जाने माने वैज्ञानिक साकेत सिंह कौरव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार आपके पूरे दूरदर्शन परिवार के दर्शकों को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सर आज तो आप ही का दिन है, अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जा रहा था 4 अक्टूबर से और आज उसका अंतिम दिन है, तो किस तरह के समारोह आयोजित किए गए, किस तरह की गतिविधियां रही जो छात्रों को आकर्षित कर रही थी इस एक हफ्ते में? हमने खासकर अगर आप कहें मूलतः है इस व्यक्तिगत दिनों के आधार पर तो नहीं, परंतु हमारी विभिन्न प्रक्रियाएं तो चलती रहती हैं। ये तो ग्लोबल इवेंट है। अभी हमने इसकी शुरुआत होने के पहले भी एक बहुत बड़े जाने माने भारतीय वैज्ञानिक को बुलाया था, डॉक्टर देवेंद्र ओझा, जिन्होंने ब्रह्मांड को इंफ्रारेड रेज में देखने से कैसे जन्म होते हैं तारों का, उसके बारे में बात की। और आजकल हम शाम को स्काई ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम यानी चांद तारों को हम दिखाने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। आपने जैसे सुना होगा कि बारिश का सीजन अब तो चला गया है, तो अब दिनों दिन ठंड के सीजन में हम ये नई नई चीजें और इनिशिएटिव ऐड कर रहे हैं ताकि बच्चों में बड़ों में थोड़ा सा खगोल विज्ञान और स्पेस के प्रति भी इंटरेस्ट जागे और वो इससे जुड़ सकें। बिल्कुल। अब मैं इस उपलब्धि को चंद्रयान 3 की उपलब्धि से भी अगर जोड़कर देखूं तो क्या कहना चाहेंगे आप? भारत के लिए ये जो वर्ल्ड स्पेस वीक है इस बार रियल में ग्लोबल इवेंट भी है, क्योंकि आज भारत का नाम उन खास अंतरिक्ष शक्तिशाली देशों में शामिल हो चुका है, शुमार हो चुका है, जिनके पास सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी है। किसी दूसरे नियर बाई प्लैनेट या सैटेलाइट पर आप देखिए, हमने अपनी खुद की चांद पर साउथ पोल के करीब उतार कर एक जो ऐतिहासिक अचीवमेंट अचीव किया है भारत ने इसरो के माध्यम से, वो काबिल तारीफ है हमारी साइंस और इंजीनियरिंग के लिए। और वो 14 दिन जो एक्सपेरिमेंट किए गए जब वहाँ दिन था ध्रुव पे, तो ये पूरी दुनिया के लिए, हम वैसे तो इस काम को करने वाले चौथे राष्ट्र हैं, परंतु दक्षिण ध्रुव पे जाने वाले पहले। तो ये जो वर्ल्ड स्पेस वीक है हम सब के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट है, सेलिब्रेट करने के लिए हमारे अंतरिक्ष दुनिया के कॉन्ट्रीब्यूशन को। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आशीष जी, भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। संभवतः मेट्रो ट्रेन में हम इस आवाज को सुन सकते हैं, तो कुछ इसी अंदाज में इस वाक्य को आप ही बोल दीजिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि संभवतः मेरी आवाज आप सुन सकते हैं। यानी मैं भोपाल इंदौर में चलने वाली मेट्रो में इस आवाज को गूंजने की उम्मीद कर सकती हूँ आने वाले समय में। उम्मीद कर सकते हैं और उम्मीद पर दुनिया टिकी है। तो भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुष यात्रियों से निवेदन है कि महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में ना चढ़ें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। अगला स्टेशन दूरदर्शन है। ट्रेन के दरवाजे चारों तरफ खुलेंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ये क्या हो रिया है, भोपाल हर जगह छा रिया है। आशीष जी, किस तरह प्रोजेक्ट के नजदीक आप चले गए या फिर आप इतने स्थापित हो गए कि प्रोजेक्ट अपने आप आपके पास खींचे चले आए? मेट्रो की आप बात कर रहे हैं या फिर दूसरे? मैं ओवरऑल प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ। मैं राष्ट्रीय स्तर से लेकर बाहर भी आपकी आवाज गूंजती है। देखिए, सबसे पहले किसी भी फील्ड के आप हो, अगर आप एक फ्रीलांस बेस काम करते हैं या फिर आप अपना ब्रांड बनाकर काम कर रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं या किसी भी तरह का आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको अपने पर्सनल ब्रांडिंग पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग आपको जितना ज़्यादा जानेंगे, आपके पास काम आने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा रहती है। बिल्कुल सही। तो इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं बिग बॉस का नाम भी मुझसे जुड़ा हुआ है। हालांकि आपने पूछा नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बिग बॉस 16 जो लास्ट सीजन था, एक रियलिटी शो है, उसमें उनके इंस्टा हैंडल पर जो रील्स जाते हैं उनमें काफ़ी सारे वीडियोस में एज बिग बॉस मेरी आवाज़ आपने सुनी है और 17 में भी सुनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। डेमो दीजिए ना। तो बिग बॉस की वॉइस की वजह से ही इतने सारे लोग मुझे ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये आवाज़ कुछ ऐसी होती है।
बिग बॉस चाहते हैं कि प्रिया जी यूं ही हमेशा मुस्कुराती रहे, खुश रहे और दूरदर्शन को अपनी सुविधाएं देती रहे। आई विश हर ऑल द सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट। क्या बात है, भाषाओं का जिक्र हुआ है तो छोरियां छोरों से कम है क्या ये ऐसी भाषा, ऐसी आपने 4 भाषाओं में वॉइस ओवर किया है। मैं इसका जिक्र करते हुए वापस लौटूंगी आपके पास, फिलहाल वरुण जी के पास आ जाती हूँ। वरुण जी, आप कितने प्रभावित हो रहे हैं, तब सुन रहे हैं आशीष जी को और इतना खुश हो रहे हैं। कितना जरूरी हो जाता है ना दूसरों से भी प्रभावित होकर अपने ऊपर काम किया जाना। ये आप किससे प्रभावित हैं? मतलब कोई माउंटेनियर आपका रोल मॉडल रहा है या कोई और है जिससे आपने प्रेरणा ली? प्रेरणा तो किसी माउंटेनियर, बहुत सारे माउंटेनियर्स को मैं भी फॉलो करता हूँ, बट माउंटेनियर बनना किसी माउंटेनियर के कारण नहीं बना मैं। अच्छा। बस एक आप जब माउंटेन में होते हैं तो एक पीस आपको मिलता है। सही। मैं एक्चुअली जब आशीष जी को भी सुन रहा था तो मैं एक कॉन्सेप्ट जो जापानीज कॉन्सेप्ट है इकागई, मैं वो दिमाग में चल रहा था। उसके 4 पार्ट हैं, आशीष जी चारों को पूरा कर लिए, शायद मैं चौथे की तलाश में हूँ अभी। क्या है वो 4 पार्ट? 4 पार्ट हैं, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट वर्ल्ड नीड्स एंड दैट थिंग विल यू गेट पेड फॉर। क्या आपको पसंद है? हाँ। क्या आपको इतना पसंद है कोई काम की सुबह आपसे कोई नहीं बोल रहा है मुझे माउंटेनियरिंग करने, कोई नहीं बोल रहा है। हाँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ। छुट्टी भी मांगना है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप कैसे पहुंचेंगे, हाँ। क्या होगा नहीं होगा। मगर क्या कोई चीज़ है जो आपको सुबह, ये मेरे एक मित्र ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत पुराना वाक़या नहीं, 5 महीने पहले, कि वो चीज़ जो आपको बिस्तर से अपने आप उठा दे, आपको किसी की ज़रूरत ना हो, पहला स्टेप वही है कि हाँ ये आपके लिए वो चीज़ है जिसको आप शायद अपना इकागाई बना सकते हैं। यानी कुछ इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाए। हाँ, ये आशीष जी वाली लाइन हो सकती है। मैं इन लाइन में शायद उतना अच्छा नहीं हूँ तो मैं नहीं रिपीट नहीं करूँगा। नहीं बिल्कुल नहीं। उपलब्धियाँ आपकी अगर मैं गिनवाने बैठूँ तो शायद पेज कम पड़ जाए, आप दोनों की उपलब्धियों से भर जाए। फिलहाल तो हमारे साथ एक और जो गढ़ते हैं दरअसल, जिनको देखकर हमारे मन में श्रद्धा उभरती है या उमड़ती है कहा जाए, तो वो मूर्तिकार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके, क्योंकि गरबा और नवरात्रि का समय शुरू हो रहा है, मैंने जिक्र किया था। तो गौतम सरदार इनका नाम है और मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। गणेश जी से ये सिलसिला शुरू हुआ, नवरात्र पर आकर ठहरेगा, तो बहुत बहुत स्वागत है गौतम जी। और सवाल रखूंगी आपसे। सरदार साहब, आवाज पहुंची आप तक मेरी? हाँ, आ रही है मेरे पास। सर, कितने समय से, क्या हम आपको भोपाल वासी कहें, क्योंकि अधिकतर लोग बंगाल की तरफ से आते हैं मूर्ति बनाने के लिए इस तरफ? नहीं मैडम, मैं भोपाल से ही हूँ, मेरा जन्म भोपाल का ही है। बिल्कुल। तो मुझे वो मूर्ति को गढ़ने के सफर के बारे में जरूर आप बताइए कि कब से आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और कैसा रहा आपका ये दौर? मैडम, ये प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ करीब 15 साल हो गए। 15 सालों से आप मूर्तियां बना रहे हैं? हाँ मैडम, 15 सालों से ये हमारा काम चल रहा है। मतलब गणपति जी गणपति जी के पहले से काम चालू हुआ था मैडम, करीब 4 महीने पहले से हम लोग काम करते हैं। मैंने मिट्टी के बारे में कुछ सुना हुआ था, मैं चाहूंगी दर्शकों को आप उस मिट्टी के बारे में बता पाएंगे क्या, कि वो किस तरह की विशेष मिट्टी होती है? मैडम, ये जो मिट्टी है इनको एक बालू माटी बोलते हैं बंगाल में, और एक आठा माटी बोलते हैं। ये गंगा की मिट्टी होती है। हाँ। गंगा की ही दोनों तरह की मिट्टी है ये। तो ये दोनों मिट्टी से उसके जो फेस बनाया जाता है, बॉडियों पे लगाया जाता है, इन 2 मिट्टी का ही काम। सबसे ज्यादा चुनौती उनका कौन सा हिस्सा बनाने में आती है? आंखें, नाक? क्योंकि जब उस मूर्ति को देखते हैं तो हर चीज आकर्षक होती है। मैडम, उसमें तो सभी चीजें चुनौती भरा ही रहता है मैडम, क्योंकि क्या है, डिजाइन के ऊपर काम है। आजकल तो लोग गूगल से फोटो लेके आते हैं, तो उसके हिसाब से उनको बनाना पड़ता है। तो उसमें उस डिजाइन के हिसाब से सभी पड़ता है। बाकी अगर आप मूर्ति के हिसाब से काम देखें तो फेस सबसे ज्यादा कठिन बिल्कुल होता है।
कीमत तो नहीं बोलना चाहिए, ये शब्द गलत होता है, न्योछावर शब्द मैंने सुना हुआ है। तो क्या उतनी न्योछावर मिल पाती है जितनी आप मेहनत करते हैं? नहीं मैडम, आज से 10 साल पहले हम लोग जब जो काम करके जो वो होता था, आजकल वैसा नहीं है। आजकल बहुत दिक्कतें आती है मैडम। ये दिक्कतों का जो उल्लेख है, ये कोरोना काल में उस दर्द को समझा था हमने, जो दर्द आप लोगों की आंखों से छलका था। तो वाकई बहुत मेहनत लगती है और एक समय का इंतज़ार करना पड़ता है, इन त्योहारों का इंतज़ार करना पड़ता है आपको साल भर। क्या ये सही है? हाँ मैडम, बिल्कुल सही है बात। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार निराशा हाथ नहीं लगेगी। बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए गौतम जी। धन्यवाद मैडम। हमारे साथ जाने माने मूर्तिकार गौतम सरदार जी जो अपनी पूरी टीम के साथ तैयारियों में जुट गए हैं। नवरात्र आने वाली है। आशीष जी, चूंकि मैं भाषाओं का जिक्र कर रही थी, केसरी एक मूवी है जिसमें आपने 9 किरदारों को अपनी आवाज दी है। 9 किरदार कहना तो सही नहीं रहेगा, लेकिन जो बॉलीवुड मूवीज होती है उनमें जो डायलॉग्स छूट जाते हैं शूट के दौरान, ठीक है, उनकी डबिंग हम लोग करते हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी जो पूरी लगभग 50-60 लोगों की टीम, डबिंग आर्टिस्ट लोगों की टीम, वो लोग करते हैं। उसमें क्राउड डबिंग भी होता है, उसमें कुछ कैरेक्टर डबिंग भी होता है। तो हाँ, डेफिनेटली मैंने काफ़ी सारे उसमें कैरेक्टर्स, क्राउड, बहुत सारी डबिंग मैंने की है। तो ये 2019-20 की बात है। बहुत सारी डबिंग आपने की है, बहुत सारे चेहरों को आपने आवाज़ें दी हैं। मैं मध्य प्रदेश शासन की बात करना चाहूँ तो बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी है जिसमें आपकी आवाज़ गूंजती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे अभी अभी पता चला है, और सौरभ उनका नाम है और वो वरुण जी आपसे सवाल रखना चाह रहे हैं। बहुत फैन है वरुण जी आपके। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका, और सवाल रखिएगा वरुण जी से। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार एमपी जी। वरुण जी से मेरा सवाल है जी। हेलो, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल, बताइएगा सौरभ जी। जी वरुण जी नमस्कार। वरुण जी नमस्ते कीजिए। सौरभ जी सवाल रखिए, हम सुन रहे हैं आपको। जी मेरा सवाल था, मैं कुछ कंचनजंगा की समिट को फतेह करना चाह रहा था, तो हमारे अल्फा माउंटेनियर वरुण जी से सवाल है कि कुछ हमको ऐसे टिप्स और ज्ञान प्रदान करें जिससे हमको बिल्कुल हम समझ गए हैं। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे रख लेती हूँ, शायद आपको जवाब देने में मदद मिले। क्या आप पर्वतारोही हैं? बिल्कुल पर्वतारोही हूँ, मैं बनना चाहता हूँ, सर की तरह फतेह करना चाहता हूँ बड़े बड़े समिट्स। जी सौरभ जी, क्या किसी पहाड़ी पे चढ़ाई की है आपने? छोटे छोटे हमारे गांव के पास जो पहाड़ है, हमने उन पे चढ़ाई तो की है। मैं समझ गई आगे की कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। रे सुल्तान करते चढ़ाई। कुछ ऐसा ही मोटिवेट करना है आपको इनको। सौरभ जी को सबसे पहले एक अच्छा कोर्स करने की ज़रूरत है, और गांव की पहाड़ी भी उतनी ही दम चाहिए चढ़ने के लिए, अगर वो रोज़ चढ़ सकते हैं। डिसिप्लिन सेम है, थोड़ा सा उनको अपने गांव जहां वो रहते हैं उससे बाहर आकर किसी एक अच्छी इंस्टीट्यूट से, क्योंकि आप सिर्फ दम से नहीं चढ़ सकते। आप इस 3 हिस्से हैं इस पूरे कोर्स के। एक रॉक क्लाइंबिंग है, जब आपको पूरा रॉक फेस पर चढ़ना होता है। एक स्नो क्लाइंब है। एक आइस है। हिंदी में हम बर्फ बोलते हैं, मगर इंग्लिश में दोनों अलग हैं, स्नो एंड आइस। आइस पत्थर जितनी ही हार्ड होती है, और स्नो एक पोरस बर्फ जो हम बोलेंगे। ये तीनों हिस्से आपको पहाड़ में मिलेंगे। फिर बहुत सारे टूल्स हैं, गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, नॉलेज है, वेदर की नॉलेज है। जितना आप गेन कर सकते हैं वो वहीं गेन होगा। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपने बहुत संक्षिप्त में बेसिक तैयारी के बारे में बिल्कुल एक बेसिक ये है। बिल्कुल हमारे साथ चूंकि पितृपक्ष का भी मैंने उल्लेख किया था, तो हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं, और हम तीनों मिलकर जानते हैं कि इस पितृपक्ष में ऐसा क्या किया जाए कि हमारे पितरों को शांति मिले। बहुत बहुत स्वागत है नीलिम त्रिपाठी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी बता दीजिए कि ऐसा क्या पूजन विधि होनी चाहिए, ये 15 दिन का जो समय होता है। जी जी, श्रद्धया देयम श्राद्धम। जब हम श्रद्धा पूर्वक पितरों का स्मरण करते हैं, उन्हें कुछ देते हैं, तो उन्हें श्राद्ध कहते हैं। और अपने घरों को बहुत स्वच्छ रखना चाहिए।
द्वार को जल से सींचना चाहिए। द्वार पर दोनों ओर सफेद रंग के दो दो फूल रखने चाहिए, जिससे पितरों को ये भाव हो कि नहीं, हमारे जो वंशज हैं वो मेरे प्रति आशान्वित हैं और श्रद्धावनत हैं। जल से सिंचन करने का तात्पर्य है किसी भी प्रकार की उष्णता नहीं है, ताप नहीं है, मन में किसी प्रकार का कोई कुरूप भाव नहीं है, हम विद्रूप नहीं है। और श्वेत पुष्प रखने का भाव यह है कि हम पितरों को ये संकेत देते हैं कि हम आपका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। इन दौरान 15 दिनों के बीच में हमारे घर में कोई भी अतिथि अभ्यागत आते हैं तो उनमें पितरों का भाव मान करके ही उनको निराश नहीं लौटाना चाहिए। उन्हें जल सेवा, अन्न सेवा, धन सेवा जरूर करनी चाहिए। कोई भी अतिथि अभ्यागत या कोई भी व्यक्ति हमारे द्वार पर आता है तो वो निराश न लौटे, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। फिर जिस तिथि में हमारे पितर देवलोक को गमन कर गए हैं उस तिथि पर हमें उनके लिए नैवेद्य निकालना चाहिए। हमें गौग्रास निकालना चाहिए, काग के लिए माने कौवे के लिए कुछ निकालना चाहिए। जितनी विप्र देवता को जो वैदिक ब्राह्मण हो उनको बुलाकर स्वस्ति वाचन के साथ जब वो आपके घर में भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे तो उनका अभिनंदन करना चाहिए। माना जाता है कि गाय में, अग्नि में और विप्र के मुख में देवताओं का वास होता है और इनमें ही इनके माध्यम से पितर अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं और वे भाव से पुष्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वे भाव से पुष्ट होते हैं। आप जैसी भावना करेंगे वैसे ही हमारे पितर, हमारे इष्ट प्रियजन तृप्त हो जाते हैं। बिल्कुल पंडित ये जी, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अगर किन्हीं को तिथियों का भान नहीं हो तो हमें अमावस्या के दिन सबका भोजन प्रसाद कराना चाहिए। अर्थात 14 तारीख को अमावस्या है तो अगर किसी को ये तिथियों का बोध न हो कि कौन किस तिथि को गया है तो अमावस्या को करना चाहिए। जो लोग दुर्घटना में गए हैं उनका चतुर्दशी इत्यादि तिथियों में विधान बताया गया है। बाकी ये 15 दिन नित्य के ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल पंडित जी। और आज तो इंदिरा एकादशी है। अच्छा। आज के दिन अगर कोई एकादशी का व्रत रहे और वो अपना फल अपने पितरों को अर्पित कर दे तो कहते हैं कि कहीं भी वे पितर होंगे वे देवलोक को, भगवान के गोलोक धाम को प्रयाण कर जाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी। आप हाँ पंडित जी कुछ सवाल रखना चाह रहे हैं आशीष जी। आशीष जी, पंडित जी कहा जाता है कि पितृपक्ष में जो जवाहरात है, जो सोने चांदी के जेवर हैं, उन्हें नहीं खरीदना चाहिए, नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर खरीदना चाहिए। अगर खरीदेगा नहीं तो देगा कैसे? अगर आप अपने घर के लिए ब्राह्मण देवता को बुला करके वे वस्त्र अर्पित करेंगे, कोई स्वर्ण इत्यादि की धातु की अंगूठी देना पसंद करते हैं तो क्रय करेंगे तभी तो देंगे। इसलिए ऐसा भाव करना चाहिए कि हमें ये काम नहीं करना है। अरे हमारे पितर आए हैं, ये तो हमारे लिए पुण्यप्रद है। इसलिए अपने मन को बहुत निर्मल बनाते हुए वस्तुओं को क्रय करना, भूमि इत्यादि लेना, अन्न लेना, वस्त्र लेना, दान करना, बिल्कुल पंडित जी हम इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, खास तौर से कि जाकी रही भावना जैसी वैसा ही आपको फल मिलेगा। जाने से पहले बहुत हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। एक बहुत सुंदर सा, हालांकि पूरा ही मैसेज भरा था प्रोग्राम, लेकिन छोटे से टिप्स या सुझाव आप अपने अंदाज में दे दीजिए दर्शकों को। देखिए, चूंकि मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ तो मैं अपनी आवाज़, आपको अपनी आवाज़ का ख्याल कैसे रखना चाहिए, इसे कैसे बेहतर बनाना चाहिए, इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, या लड़कों को लगता है कि हमें अपनी आवाज़ को भारी करना है। तो देखिए, आवाज़ सबकी अच्छी होती है। जो भी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं उस पर आपकी सही पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। सही जगह पर पॉज लेना ज़रूरी है, सही स्पीड में बात करना ज़रूरी है, हर एक शब्द का सही उच्चारण बहुत ज़रूरी है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी डिलीवरी, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी। वरुण जी, चलते चलते आप भी। माउंटेनियरिंग फील्ड जो भी चूज करना चाह रहे हैं उनके लिए मेरा बस एक या एक दो यही सलाह रहेंगी। अगर आप फिट हैं
तो ही आप माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, या माउंटेनियरिंग करनी है तो आपको फिट रहना पड़ेगा। तो ये एक शौक के साथ साथ एक फिटनेस के लिए भी सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरा, थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच हैं जी। आप जब पहाड़ में होते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ों की कीमत जानते हैं। आप एक साफ कुर्सी की कीमत पहाड़ में जान सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखिएगा कि जो फिट है वही हिट है, ये मुझे लगता है हर प्रोफेशन में फिट होती है बात। तो फिलहाल के लिए यही धन्यवाद करना चाहूँगी। आशीष कुमार सिंह जी, वरुण वडेरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और दर्शकों का भी धन्यवाद कि वो हमारे साथ 1 घंटे जुड़े हुए थे। जाने से पहले यही कि दूरदर्शन के सारे प्रोग्राम हमारे साथ देखते रहिएगा, और मुझे दीजिए यही इजाज़त। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।